नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने खटीमा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मलखंभ का किया शुभारंभ। टिहरी झील में कयाकिंग प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। कहा, अब तक 6ठे नंबर पर रहकर बढ़ाया देवभूमि का मान। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट का किया उद्घाटन। उच्च शिक्षा सचिव बोले, नवीनीकरण के साथ ही तनाव से छुटकारा दिलाने में भी कारगर साबित हो रही देवभूमि उद्यमिता योजना। और वन विभाग ने जंगलों की रक्षा के लिए फॉरेस्ट ऐप किया तैयार। वनाग्नि से निपटने में मिलेगी मदद। FSI पोर्टल के जरिए भी किया जा रहा लोगों को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत खटीमा के वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम में मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चक्करपुर स्टेडियम में बॉक्सिंग छात्रावास बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के कोने कोने से आए सभी प्रतिभागियों और खेल प्रेमियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन कर उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर खेल भूमि के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 19 स्वर्ण पदकों के साथ पहली बार 81 मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता कपिल पोखरिया, वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक विजेता विवेक पांडे, रजत पदक विजेता अमन, फुटबॉल में रजत पदक विजेता अजय बिष्ट और बीच हैंडबॉल में रजत पदक विजेता अमन जोशी को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी, खो खो और योग को शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलखंभ केवल एक खेल नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है। यह हमारे देश की एक ऐसी प्राचीन विरासत है जिसे संजोकर रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी भविष्य में मलखंभ की प्राचीन विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने वाले सारथी बनेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी बांध की झील में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इन प्रतियोगिताओं को देखने नई टिहरी पहुंचे। आज आयोजित कयाकिंग 1000 मीटर हीट कैटेगरी में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं 1000 मीटर कैनोइंग हीट में सेना को स्वर्ण पदक मिला। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देवभूमि का मान ऊंचा किया है और हमारा स्थान 6ठे स्थान पर अभी तक आ चुका है और लगातार हमारे खिलाड़ी पदक प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी एक देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि के रूप में विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील में अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन करवाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में समृद्धि आएगी। पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हैं, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएँ होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिले, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। तो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे और जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो भी अच्छे यहाँ पर बने। आइए सुनते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रभात कुमार ने क्या कहा।
मैंने K1000 मीटर में गोल्ड जीता है। बहुत खुशी हो रही है गोल्ड जीत के, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू उत्तराखंड, बहुत फैसिलिटी दी है जो 1 मंथ से इधर ही प्रैक्टिस कर रहे थे इसी वेन्यू पे, बहुत अच्छा है इधर। और जी मेरे कोच संजीव सर हैं, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं। 349 रहा सर। वहीं डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन मुकेश कुमार ने बताया कि टिहरी बांध की झील में 3 दिन तक कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं होंगी। 10 बजे एक इवेंट था कयाक मैन 1000 मीटर का, और जिसका रिजल्ट ये है कि उत्तराखंड गोल्ड, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेकंड और दिल्ली थर्ड। दूसरा हमारा जो इवेंट था वो कैनो स्प्रिंट का ही एक कैनो मैन था 1000 मीटर, जिसका रिजल्ट जो 11 बजे था, जिसका रिजल्ट ये है कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड और हरियाणा थर्ड। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से देवभूमि उद्यमिता विकास योजना नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 5,000 बच्चों के सुझाव न सिर्फ सबमिट हुए हैं बल्कि उनको प्रोडक्ट में बदला गया और 7 पेटेंट तैयार कर बाजार में उतारा गया। ये सिर्फ 1 साल के भीतर हुआ है। उन्होंने कहा कि 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। उद्यमिता विकास योजना के जरिए बच्चे नवीनीकरण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नशे से भी बच रहे हैं। तनाव से छुटकारा दिलाने में भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। नवंबर 2023 में ये हमारी योजना शुरू हुई थी, उद्यमिता विकास योजना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि पलायन को रोका जाए। अब पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 5,000 बच्चों के आइडियाज़ सबमिट हुए, बिजनेस प्लान सबमिट हुए। तो समझ सकते हैं 1 साल के अंदर ये योजना कितने एक सफल हुआ है। तो ये एक तरीका है लोगों को उद्यमिता से जोड़ने का, उनके पास जो आइडिया है, काम जो जानते हैं, उसको किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य ये भी है कि लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे काम जब करते हैं तो सिर्फ काम नहीं करते या प्रोडक्ट नहीं बनाते, उससे सीखते भी हैं। दोनों विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि बच्चे पढ़ लिख कर थोड़े थोड़े पैसों की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल से न सिर्फ बच्चे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं बल्कि नित नए विचारों को मूर्त रूप देकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के आप यहाँ स्टॉल्स देख रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट ने ये क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ यहाँ पर आए हैं, और मुझे लगता है कि अब ये NEP का एक इंटीग्रल पार्ट है कि आप स्टार्टअप करिए, आप अपने उद्यम स्थापित करिए। सारे लोग बहुत ही कम सैलरी में जॉब के पीछे भागते हैं, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे आगे आए और उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव और अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट किया। और रुख करते हैं अगली खबर का। वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए तकनीक आधारित समाधान की ओर कदम बढ़ाए हैं। वन विभाग ने जंगलों की रक्षा के लिए एक फॉरेस्ट फायर ऐप तैयार किया है। इस ऐप को लोग अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके जरिए वनाग्नि की घटनाओं की जानकारी तत्काल मिल सकेगी, जिससे आग के फैलने से पहले ही उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पौड़ी में सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी की माने तो विभाग लोगों को FSI पोर्टल 3.0 पर पंजीकरण करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। इस पोर्टल से भी वनाग्नि से निपटने में तेजी लाई जा सकेगी। किया है, और साथ साथ में जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर ऐप है वो हमने इंस्टॉल करवाया है, न केवल विभागीय कर्मचारियों को बल्कि अन्य विभाग के कर्मचारियों को, और जो आम जनता है उनसे भी ऐप इंस्टॉल कराया है। और साथ साथ में हमने कोशिश की है कि जो FSI का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है फायर अलर्ट, उसमें भी अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अगर वनों में आग लगाने की जो घटनाएं हैं, अगर रिजर्व फॉरेस्ट में कोई आग लगाता है तो उसमें जो हमारा क्षेत्रीय वन प्रभाग है, गढ़वाल वन प्रभाग, वो सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, और उसमें जो IFA हमारा है उसकी धारा 26 के अंतर्गत 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड उसमें लगाया जाता है। और अगर सिविल क्षेत्रों में कोई आग लगाता है तो उसमें हमारी शिकायत पर जो पुलिस और जो राजस्व विभाग हैं वो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने।
वहीं वन पंचायत कमेड़ा की सरपंच सावित्री देवी ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए सघन जन जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए शरारती तत्वों की निगरानी के साथ ही राहगीरों और ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने पर भी उन्होंने जोर दिया। जैसे देखो, गाँव में जो ये आग लगने का मुख्य कारण है, तो जो ये राहगीर होते हैं या जैसे कोई जंगलों में जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और वो पी के ऐसे जंगलों में फेंक देते हैं, उससे भी आग लगती है। और जो शरारती तत्व होते हैं, लड़के होते हैं या औरतें, कोई भी होते हैं, मैं शरारती मानूंगी, उनके औरतें भी हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, कोई भी हैं, तो वो जो जैसे जंगलों में बैठते हैं तो ऐसे आग लगा देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर बुझाने का उनका मन नहीं करता है, वो आग को बुझाते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारी महिलाएं हैं गांव में हैं, वो आड़ा लगाती हैं गांव में, तो आड़ा लगाती हैं। उन्हें आड़ा लगाने का ये पता नहीं है हमने कि आड़ा किस टाइम लगाना है। तो आड़ा 2 टाइम, मेरे देखने से तो 2 टाइम लगाया जाए, या तो शाम को या तो सुबह। और आड़ा इस तरीके से लगाया जाए कि अपनी तरफ जब हम आड़ा लगा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा ये, तो मतलब अगल बगल जैसे मिट्टी है, पानी है, उसको भी रखें कि ताकि वो आग आगे न फैले। और जब आड़ा लगा के हमारी बहनें गांव में घर आती हैं, तो मैं तो बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप वहाँ पे रह के आग को पहले एकदम बुझा दीजिए और उसके बाद अपने घर को आएँ, ताकि आग आगे न फैले। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूएन विमेन इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा सचिव को अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को कॉलेजों में आसानी से प्रवेश दिलाने के लिए एक उदार कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को गाँव में आंगनबाड़ी भवनों के पूरी तरह इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हुए बहुउद्देशीय कार्यों जैसे महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने परिवहन एवं शिक्षा विभाग को छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों तक आसानी से और कम लागत में परिवहन की सुविधा सुलभ करवाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि यूएन विमेन के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने के लिए नियोजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और परिवहन विभाग प्रभावी समन्वय के साथ काम करें। मुख्य सचिव ने इस संबंध में कौशल विकास विभाग को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।